हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टीजीटी ओपीजीटी के लिए। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? ऑप्शन ए है पी सीतारामैया, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है मोतीलाल नेहरू और डी है लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में जो 1920 में हुआ था, यहीं पर असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव दिया गया था। दिसंबर 1920 में नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इस आंदोलन के प्रस्ताव को पुष्टि प्रदान कर दिया गया था और इस अधिवेशन में दो महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए थे। पहला, ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन करना और दूसरा था कांग्रेस द्वारा रचनात्मक कार्यक्रमों की एक सूची तैयार की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी और असहयोग आंदोलन का उद्देश्य जो था वो खिलाफत के प्रश्न का सम्मानजनक समाधान तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रतिकार करना था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक की निम्नलिखित रानियों में से किसका नाम उसके अभिलेख में उल्लिखित है? ऑप्शन है कारुआकी, बी है तिस्रक्षिता, सी है महादेवी और डी है कुमार देवी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, कारुआकी का उल्लेख मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अशोक के अभिलेखों में उसकी एकमात्र रानी कारुआकी का ही उल्लेख मिलता है। इससे अशोक के पुत्र तीवर का जन्म हुआ था। कौसंबी तथा प्रयाग के स्तंभ लेखों में अशोक की रानी कारुआकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख भी मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर द्वारा किस भाषा में तुजुक ए बाबरी लिखी गई थी? ऑप्शन ए है उर्दू, बी है पर्सियन, सी है तुर्की और डी है फ्रेंच। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, तुर्की। बाबर द्वारा लिखी गई तुजुक ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई थी, जो कि एक आत्मकथा थी और इसका आगे चलकर कई भाषाओं में अनुवाद भी हुआ था। सबसे पहले फारसी में इसका अनुवाद हुआ, उसके बाद विभिन्न यूरोपियन भाषाओं में जैसे अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषाओं में भी इसका अनुवाद हुआ। इनमें मैडम वेबरीज द्वारा अंग्रेजी में किए गए अनुवाद को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यह तुर्की भाषा से अंग्रेजी में किया गया अनुवाद था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीर निर्माण युग किससे संबंधित है? ऑप्शन है जैन धर्म, बी है बौद्ध धर्म, सी है शैव धर्म और डी है आजीविका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैन धर्म। वीर निर्माण युग जैन धर्म से संबंधित है। यह एक संवत है जिसकी शुरुआत 7 अक्टूबर 527 ईसा पूर्व में हुई थी। 7 अक्टूबर 527 ईस्वी में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड सम्मान का परित्याग कर दिया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी है अरविंद घोष, सी है रविन्द्रनाथ टैगोर और डी है बिपिन चंद्र पाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का परित्याग कर दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट ही जलियांवाला बाग हत्याकांड में रॉलेट एक्ट के विरोध में एक सभा का आयोजन किया गया था। यह शांत सभा थी, किंतु तत्कालीन अंग्रेज अफसर जनरल ओडायर ने अकारण ही सभा कर रहे लोगों पर गोलियां बरसा दी
और लोग मारे भी गए। इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, लगभग 1200 लोग मारे गए थे और 3600 लोग घायल भी हुए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी है अवनींद्र नाथ टैगोर, सी है देवेंद्र नाथ टैगोर और डी है गगनेंद्र नाथ टैगोर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा अवनींद्र नाथ टैगोर। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना अवनींद्र नाथ टैगोर ने की थी, जिससे प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति का संरक्षण एवं विकास भी हुआ था। यह संस्था योग्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति भी प्रदान करती थी। इस संस्था द्वारा पहली छात्रवृत्ति नंदलाल नामक एक छात्र को प्रदान की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? ऑप्शन ए है मार्च 1946, बी है मार्च 1947, सी है मार्च 1945 और डी है मार्च 1948। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। 19 फरवरी 1946 को क्लेमेंट एटली ने भारतीयों की समस्या के निवारण के लिए मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल भारत में जाने की घोषणा की। इसके 3 सदस्य थे। पहले थे अध्यक्ष सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, भारत सचिव जैमरिक लॉरेंस तथा नौसेना प्रमुख ए.बी. अलेक्जेंड्रा। और इसका राइट आंसर 24 मार्च 1946 को भारत में पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कादरी सिलसिला के सूफी संत लाहौर के मियाँ मीर किसके राजकाल से संबंधित है? ऑप्शन ए है हुमायूं, बी है बाबर, सी है जहांगीर और डी है जहांदार शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। कादरी संप्रदाय इस्लाम का प्रथम रहस्यवादी पंथ था। इसकी स्थापना बगदाद में सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी द्वारा की गई थी। भारत में कादरी संप्रदाय प्रवर्तक सैयद मोहम्मद जिलानी थे। कादिर संप्रदाय विशेष रूप से उत्तर प्रदेश व दक्कन में विस्तारित हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में किस नौपाषाणिक स्थल सर्वप्रथम सूचित किया गया था? ऑप्शन है कुल्डी हवा, बी है चिरांद, सी है गुप्त कराल और डी है लिंग सुगुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लिंगसुगुर। कर्नाटक प्रांत मैसूर राज्य के लिंगसुगुर नामक पुरातत्व स्थल से 1942 में सर्वप्रथम नौपाषाणिक उपकरण मैसूर प्रांत के तत्कालीन पुरातत्व अधिकारी M.H. कृष्ण द्वारा प्रतिवेदित किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद अंशतः गद्य में लिखा गया है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, बी है यजुर्वेद, सी है सामवेद और डी है अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया। इसमें कुल 1990 मंत्र संकलित हैं जो 40 अध्यायों में विभाजित हैं। यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख भी किया गया था। इस वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद में कर्म कांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहितों को अर्धायु भी कहा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया था? ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन, बी है नागपुर अधिवेशन, सी है गया अधिवेशन और डी है कलकत्ता अधिवेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाहौर अधिवेशन। दिसंबर 1929 में ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 31 दिसंबर 1921 को लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज फहराते हुए पूर्ण स्वराज का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की थी। पूर्ण स्वराज का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता को माना गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में किसने
देवांगन प्रिय उपाधि का प्रयोग किया था? ऑप्शन है दशरथ, बी है संप्रति, सी है कुनल और डी है सुयस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दशरथ। अशोक के उत्तराधिकारियों में केवल दशरथ के विषय में ही पुरातात्विक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसने बिहार प्रांत के गया जिले में स्थित नागार्जुन पहाड़ी पर आजीवक संप्रदाय के साधुओं के निवास के लिए 3 गुफाएं निर्मित करवाई थी। इन गुफाओं की दीवारों पर खुदे हुए लेखों से ज्ञात होता है कि वह अशोक की तरह देवांगना प्रिय की उपाधि धारण करता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा संस्थापक था? ऑप्शन है बिंबिसार, बी है अजातशत्रु, सी है उदयभद्र और डी है शिशुनाग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदयभद्र। अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन मगध का राजा हुआ। बौद्ध ग्रंथों में उसे पितृहंता कहा गया है। उदयन के शासन काल में गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना हुई थी। इसने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हूणों का आक्रमण वर्णित है कौन से अभिलेख में? ऑप्शन है भीतरीय अभिलेख, बी है जूनागढ़ अभिलेख और सी है प्रयाग प्रशस्ति और डी है मथुरा अभिलेख। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भीतरीय अभिलेख। हूणों के भारत आक्रमण का विवरण स्कंदगुप्त के भीतरीय स्तंभलेख, जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सैदपुर में अवस्थित है। इसमें पुष्यमित्रों और हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ में से किस स्थान के रहने वाले थे? ऑप्शन है अहमदाबाद, बी है बड़ोदरा, सी है बनारस और डी है पावापुरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बनारस। 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ जो थे वो बनारस के रहने वाले थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे। इनका काल महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले माना जाता है। 33 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग कर दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। 83 दिन के घोर तपस्या के बाद इन्हें संवेद पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ। जैन अनुभूति के अनुसार इन्होंने 70 वर्ष तक धर्म प्रचार किया और इन्हें जैन ग्रंथों में पार्श्वनाथ को पुरुषादिनियम कहा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।